हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का टॉपिक है चैप्टर पावर शेयरिंग, क्लास 10। एज वी ऑल नो, इन डेमोक्रेसीज पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए सिंगल पर्सन। लोकतंत्र में हम जानते हैं कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है और वो इक्वली शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। In this chapter, through the example of Belgium and Sri Lanka, we will understand the concept of power sharing. कि कैसे अगर हम सही तरीके से पावर को शेयर करेंगे तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, और अगर इम्प्रॉपर पावर शेयरिंग होगा तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो इसमें जो कंट्रीज़ लिए गए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसीज। सो फर्स्ट बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले बेल्जियम का सोशल कंपोजिशन देख लेते हैं। बेल्जियम में जो 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है बेल्जियम का। और इसमें रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 40% जो लोग हैं बेल्जियम के वो वैलोनिया रीजन में रहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और ये इट कंप्राइजेज ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम। सो 59 एंड 48 99% लोग ये हो गए बेल्जियम के, और रिमेनिंग 1% जो लोग हैं बेल्जियम में वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो डच कम्युनिटी के लोग हैं दे आर इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम। नाउ लेट्स लुक एट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रसल्स में जो पिक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो 80% लोग हैं वो दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% जो लोग हैं दे स्पीक डच लैंग्वेज। तो पूरा जो कंट्री है, देश है जो बेल्जियम, उसमें तो मेजॉरिटी में डच लोग हैं, लेकिन जो वहाँ की कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें जो मेजॉरिटी में है वो फ्रेंच पीपल हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, और उसका पॉपुलेशन भी हार्डली हमारे जो इंडियन स्टेट है हरियाणा उसकी आधी ही है, और बहुत छोटा सा है ये देश। लेकिन तो ये जो सिचुएशन है वहाँ पे कि पूरा देश में तो जो मेजॉरिटी में है वो डच पीपल हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। लेकिन जो कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग वो मेजॉरिटी में है, और डच स्पीकिंग लोग जो है माइनॉरिटी में है। लेकिन वहाँ पे एक जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो कंपैरेटिवली वो जो मेजॉरिटी जो है वहाँ की, जो कि डच कम्युनिटी है, उनसे बेहतर हैं, उनसे बेटर ऑफ हैं, रिच हैं और पावरफुल हैं। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बेनिफिट्स हैं, जो डच लोग हैं उनको काफ़ी लेट वहाँ पे वो बेनिफिट्स मिले हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली वहाँ पे जो है जो इट लीड टू टेंशन बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो अभी तो ये यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्या है। अभी नाउ लेट्स मूव द अनदर कंट्री और देखते हैं कि उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है, जो कि श्रीलंका है। तो श्रीलंका में जो 74% लोग हैं वो सिनला लैंग्वेज बोलते हैं, और उनका जो धर्म है बेसिकली वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और 18% लोग जो श्रीलंका में हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। उसमें वो हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करते हैं। और जो तमिल स्पीकर हैं 18% जो टोटल हैं, उनमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो वहीं के ही रहने वाले हैं, श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, और ये बेसिकली श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में सेटल्ड हैं।
और जो 5% है वो इंडियन तमिल्स हैं, बेसिकली उनका ओरिजिन इंडिया से है, जो इंडिया से वो बेसिकली वहाँ पे पहुँचे थे एज ए जो प्लांटेशन वर्कर, और अंग्रेज़ों के टाइम में जो वहाँ पे उनको लेके गया था काम करने के लिए, तो 5% वो उनका है परसेंटेज उसमें। तो टोटल ये 18% हो गया और 74% सिनेला हो गए। तो ये टोटल ये हमारा 92-93% ये बन जाता है। और रिमेनिंग जो 7% है वो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, जिसमें वो बहुत तमिल भी हैं और वो सिनेला भी हैं, तो वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ लुक एट हाउ श्रीलंका शेयर्ड इट्स पावर। सो जैसे कि आपने देखा कि श्रीलंका में तो अगर हम कंपेयर करें बेल्जियम से, तो श्रीलंका में तो जो सिचुएशन है और ज़्यादा डाइवर्स है, लोग सोशली बहुत डाइवर्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे लोग हैं, और सिनेला पीपल हैविंग ए हाई मेजोरिटी, उनके पास तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है। 74% लोग जो श्रीलंका में हैं वो सिनेला स्पीकिंग हैं और बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैसे जो पावर है उसको शेयर किया लोगों के बीच में, अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली दे अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसका मतलब ये होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी लोग हैं उनको पूरा पूरा अधिकार है कंट्री को रूल करने का, टू गवर्न द कंट्री इन वॉट एवर वे दे लाइक। तो बेसिकली यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि वो ये है कि श्रीलंका में जो डाइवर्सिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको कोई स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं दिया। उनका जो डाइवर्सिटी है उसको दे डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। तो श्रीलंका को 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, लेकिन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी वहाँ की गवर्नमेंट ने जो पावर है उसको प्रॉपरली शेयर नहीं किया, एंड दे डिसरिस्पेक्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इन 1956 वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके ज़रिए उन्होंने सिनेला को, दे डिक्लेयर्ड सिनेला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दे डिसरिगार्ड द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, और सिनेला को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा वो सब सिनेला लैंग्वेज में होगा। और उन्होंने सिनेला लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एंड गवर्नमेंट में प्रोफेशन ऐसी पॉलिसीज़ बनाया, फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाया जिससे उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिल सके इजीली। और जो श्रीलंका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है और बढ़ावा देना है बुद्धिज़्म को, यानी कि जो और रिलीजन है वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग हैं और रिलीजन के, उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्टेट का फोकस नहीं था, स्टेट का कोई भी हेल्प उनको नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो रिलेशंस थे सिनेला और तमिल कम्युनिटीज़ में, जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए ओवर टाइम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब उनको कोई भी उनके राइट्स नहीं मिले श्रीलंकन तमिल को, तो दे लॉन्च्ड ए स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी। और रीजनल ऑटोनॉमी की श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड किया फ्रॉम गवर्नमेंट, और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। और लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स की किसी भी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं किया, उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो उसकी वजह से वहाँ पे वो क्या है कि जो टेंशन था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड ए सेपरेट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और फाइनली डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया, डिसबिलीव इतना बढ़ गया कि दिस लीड टू ए सिविल वॉर इन श्रीलंका।
और ये सिविल वॉर जो फाइनली ये ख़त्म हुआ, एंडेड हुआ इन 2009, और इसकी वजह से इस सिविल वॉर में काफ़ी लोगों की जानें गई, सिनेला लोगों की भी बहुत ज़्यादा जानें गई, और तमिल्स थे उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा जानें गई। तो ये बेसिकली एक जो सिंपल सा मूवमेंट था वो एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया एंड वायलेंट हो गया, और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानें भी चली गई। तो सिंपली आप इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं हुआ और उसका कितने डेंजरस घातक परिणाम हुए कि जो स्मॉल जो छोटी सी जो डिमांड्स थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो एक सिविल वॉर तक पहुंच गई, और इसकी वजह से श्रीलंका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बोथ। नाउ इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, बेल्जियम ने एक दूसरा ही सिस्टम अडॉप्ट किया टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन देयर कंट्री। उन्होंने क्या किया कि जितना भी जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट किया। दे रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेड द डिफरेंसेस इन देयर कंट्री। तो वहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे, बेल्जियम की सरकार ने उनको रिस्पेक्ट किया और उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाने की कोशिश किया जिसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो वहाँ पे इसलिए उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कम से कम 4 बार अमेंड किया, ताकि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सके कि जिसमें वहाँ पे रहने वाले सभी लोग अच्छे से जी सकें। तो इसी को हम बेल्जियन मॉडल बोलते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, पहली चीज़ सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि पूरे कंट्री में जो डच लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स बनाए गए डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से। नेक्स्ट इसमें उन्होंने एक और चीज़ किया कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जो वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जिसे हम रीजनल गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं, उन्होंने उनको सबऑर्डिनेट नहीं बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे वर गिवन इक्वल पावर्स। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट करके रखा कल्चरल और लैंग्वेज इश्यूज से, एजुकेशनल इश्यूज से। उसका जो पूरा उन्होंने जो काम दिया, वहाँ पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट था जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज थे इससे रिलेटेड जो भी वर्क था वो उसको दिया गया, लाइक कल्चरल इश्यूज देखना, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज देखना, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती थी वो उसको फॉर्म करने का जो तरीका था कि स्पेसिफिक एक ग्रुप से वहाँ पे उसमें से प्रॉपर, जैसे डच है या फ्रेंच स्पीकिंग है या जर्मन स्पीकिंग है, और उनमें से ही ये स्पेसिफिक ग्रुप में से लोग चुने जाया करेंगे इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और इसीलिए हम देखेंगे कि जो बेल्जियन मॉडल है इतना फेमस है, इसीलिए जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स, जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसको सेलेक्ट किया गया। नाउ हम देखेंगे फ्रॉम बोथ दीज एग्जांपल्स, श्रीलंका और बेल्जियम में हम देखेंगे कि उससे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जो कंक्लूजन है वो ये है, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो हमने देखा कि अगर कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट या मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपने आप को अपना डोमिनेंस जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर स्थापित करने की कोशिश करेगी, या जो मेजॉरिटी है दे वांटेड टू कंट्रोल द माइनॉरिटी और उनको इक्वल शेयर नहीं देंगे या उनके साथ पावर शेयर नहीं करेंगे, उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि कंट्री की जो यूनिटी है और जो उसका इंटीग्रेशन है वो खतरे में पड़ सकता है, कंट्री टूट सकती है इसकी वजह से, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। तो इट अंडरमाइन द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और ठीक
श्रीलंका के एग्जाम्पल के अपोजिट हमने देखा कि बेल्जियम में वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने पावर को शेयर किया, सबको रिस्पेक्ट दिया, माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट दिया, और वहाँ पे जो जो वर्क होता था, पॉलिटिकल काम होता था, वो डच लैंग्वेज में भी होता था, फ्रेंच लैंग्वेज में भी होता था, और जर्मन का भी वहाँ पे यूज़ होता था ना। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो इसके लिए चैप्टर में 2 रीज़न्स दिए गए हैं। पहला जो रीज़न दिया है वो है प्रूडेंशियल रीज़न, और सेकंड जो दिया है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब ये है कि इफ़ वी वांटेड टू गो सेफ, इफ़ यू वांटेड टू प्ले सेफ, तो वी हैव टू शेयर पावर। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम पावर शेयर करेंगे तो कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट होने की या जो टेंशन क्रिएट होने की या जो कंट्री में डिवीज़न होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। ये प्रूडेंशियल कॉज ये है कि हमें कॉशियस रहना है। अगर पावर शेयर करेंगे तो हम जो टेंशन है वो रिड्यूस होगा, कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा, जैसे हमने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा। और मॉरल कॉज इसका ये है, मॉरल रीज़न इसका ये है कि द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसका आइडिया ही है, उसका बेस ही ये है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी ही नहीं है अगर उसमें पावर शेयर ही नहीं करी जा रही है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है और सोशल या इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो डेमोक्रेसी का जो आधार है, जिस पे डेमोक्रेसी टिका है, वो पावर शेयरिंग ही है। सो अभी लास्ट, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम किस किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर को शेयर कर सकते हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो सबसे पहला जो इसमें तरीका है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसके कई ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करें, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसमें जो बराबर की ताकत वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इक्वल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें पावर शेयर होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इस अरेंजमेंट को हम ये भी बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इससे ये होता है कि कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो ग्रुप है, वो अनलिमिटेड पावरफुल नहीं बन पाता है। अगर कोई एक सिस्टम कुछ गलत करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत करती है, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करता है। अगर दूसरा कुछ गलत करता है तो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं जाता है, वो अनकंट्रोलेबल नहीं बनता है। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे एक तो पावर शब्द में इक्वली शेयर हो रहा है, और कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अधिक ताकतवर नहीं बन पाता है। सेकंड जो तरीका है वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया में जैसे आपने देखा है कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम जैसे सबसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्हें हम रीजनल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं, और सबसे नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट ने पावर को फर्दर शेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम शेयर ऑफ पावर। तो इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं इन डेमोक्रेसी, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं, दे विल हैव द टेस्ट ऑफ पावर, और पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है। जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो भी पॉलिटिकल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे सिस्टम्स तैयार किए गए हैं
कि जिससे जो वीकर सेक्शंस हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको भी पावर मिले और वो भी आगे बढ़ सकें, या जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। इंडिया में हमने देखा है कि बहुत सारे जो सोशल बैकवर्ड कास्ट हैं, लाइक एससी एंड ओबीसी हैं, उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, रिजर्वेशन होता है इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो फॉर वुमेन के लिए भी जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें बहुत सारा उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको भी जो पॉलिटिकल पावर है दे विल एंजॉय इट, इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होता है, वो आगे बढ़ पाते हैं। दे विल ऑल्सो गेट देयर ड्यू शेयर, तो उनको भी अपना शेयर इससे मिलता है। जो नेक्स्ट तरीका है, इसमें जो एक और तरीका है जिससे हम पावर शेयर कर सकते हैं डेमोक्रेसीज, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोग पावर में बैठे हैं। जो सरकार है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो टाइम पे आंदोलन करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि जो लोग पावर में बैठे हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं टू मेक पॉलिसीज़ इन देयर फेवर। पॉलिसीज़ को वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, दे मोल्ड गवर्नमेंटल पॉलिसीज इन देयर फेवर। ठीक एग्जांपल्स देखिए, आजकल कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आ गया कि बहुत ज़्यादा कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी गेन कर ले। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनने से क्या है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको अपना शेयर मिलता है। दे विल गेट पावर टू चेंज देयर डेस्टिनी, अपनी वो किस्मत बदलने का मौका उनको मिलता है। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमने देखा है कि ट्रेड यूनियंस होती हैं, फार्मर ग्रुप्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, वर्कर्स यूनियंस होती हैं, बिजनेसमैन के बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोग पावर में बैठे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाएं, उनके लिए फेवरेबल रूल्स बनाएं। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मूवमेंट्स के ज़रिए भी हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट। देखिए कि जब भारत में कई आंदोलन हुए और उसकी वजह से आप देखेंगे कि उन आंदोलनों की वजह से भारत को आज़ादी मिली। कई सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो इन मूवमेंट से हम क्या करते थे, जो अंग्रेजी हुकूमत है उनको प्रेशराइज करते थे कि टू गिव शेयर पावर विद इंडियंस। तो इसी तरीके से आज भी ये मूवमेंट्स, आंदोलन उतने ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ। चिपको मूवमेंट से क्या किया कि लोगों ने गवर्नमेंट को फोर्स किया, इन्फ्लुएंस किया कि वो उनके फेवर के लिए पॉलिसीज़ बनाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है डेमोक्रेसी में टू गेट योर ड्यू शेयर। अगर सरकार नहीं सोच रही आपके बारे में तो आप गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं थ्रू मूवमेंट्स ऑल्सो। लाइक आपने बहुत ही फेमस मूवमेंट था जो अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था फॉर लोकपाल। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं। So this chapter is completed over and I am hoping I covered all the topics. So if you like the video, please subscribe my channel. Thank you.